तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए रेलवे के लिए स्पेशल जो है संविधान टॉप 100 प्रश्न। जैसा कि आपको पता है, आपका एनटीपीसी रेलवे, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, इसके अलावा आपका टेक्नीशियन, एएलपी, ये सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं। ग्रुप डी का भी एग्जाम आपका आने वाला है। तो रेलवे के लिए स्पेशल हमने तैयार किया है पॉलिटी के टॉप 100 प्रश्न। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 7 से 8 प्रश्न आपके रेलवे के हर एक एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो अब तक जितने भी प्रश्न आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 10 से 12 वर्षों में, उन सभी हमने प्रश्नों को कलेक्ट किया है और उसमें से टॉप 100 प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो टॉप 100 प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे लगातार आपके पास में ऐसी वीडियो रेलवे स्पेशल पहुंचती रहे। आज हम पार्ट 1 को क्लियर करने वाले हैं, जिसमें लगभग 50 से 55 प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। और ये वही प्रश्न हैं जो लगातार रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं सभी आरआरबीज के द्वारा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए चलेंगे। इसके बाद में मैथ की स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, फिर रीजनिंग की स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। इसलिए इस आपके चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसको बताया गया है। यानी कौन से आर्टिकल में यह बताया गया कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। सही आंसर आपका आर्टिकल 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि इंडिया शब्द की व्याख्या कहाँ पर की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इंडिया के बारे में बताया गया, इंडिया लिखा हुआ पाया गया है, तो वो आपका अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 में ही इंडिया के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये शब्द अभी हाल ही में कंट्रोवर्शियल रहा था। बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई अभी जो भारत है, जो जहां जहां पर इंडिया लिखा है उस सब को भारत कर देना चाहिए, इंडिया जो है वो विदेशी शब्द है, ऐसा कहा जा रहा था। यानी कि इंडिया जो है वो आपका चर्चा में है, तो हो सकता है यह आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछा जाए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आर्टिकल नंबर 1। और आर्टिकल 1 में ही इंडिया के बारे में बताया गया है। इंडिया शब्द कहाँ पर लिखा है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया। यानी कि कौन से आर्टिकल में यह बताया गया है कि आप राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 3, यानी कि अनुच्छेद 3 में यह बताया गया है कि आप राज्यों के नामों का परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी सीमाओं के में भी जो है आप परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया। यानी कि जो सिटीजनशिप है वो संविधान के प्रारंभ से ही मिल गई थी, ऐसा किस आर्टिकल में बताया गया। तो आर्टिकल जो 5 है, अनुच्छेद 5 में यह बताया गया है कि जब से संविधान लागू हुआ था तब से आपको नागरिकता दी गई है। यह आर्टिकल 5 के अनुसार आपको नागरिकता दी गई है। वैसे नागरिकता के बारे में विस्तृत वर्णन जो है वो आर्टिकल 9 में दिया गया है, आर्टिकल 9 में। लेकिन अगर आपसे यह पूछते हैं कि संविधान जब लागू हुआ था उस समय नागरिकता किस अनुच्छेद के अनुसार दी गई थी, तो उस समय अनुच्छेद नंबर 5 के अनुसार हमको नागरिकता दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लगातार ऐसी वीडियो आपके पास में आती रहेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग 7 से 8 बार रेलवे के एग्जाम में यह पूछा गया है। ग्रुप डी में भी 3-4 पूछा गया है, 3-4 बार, कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 14 में यह बताया गया है कि सभी लोग जो हैं वो कानून के सामने समान है। यानी कि विधि मतलब कानून होता है, कानून के समक्ष सब लोग समान है, ऐसा आर्टिकल नंबर 14 में बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करने के बारे में बताया गया। यानी इन 5 चीज़ों के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ऐसा किस आर्टिकल में बताया है। तो आर्टिकल नंबर 15 अनुच्छेद 15 में यह बताया गया है कि आप धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि आर्टिकल 15 में कितने प्रकार की मतलब भेदभाव के बारे में बताया गया है कि कितने प्रकार से आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो 5
5 प्रकार से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 के अनुसार क्या है? धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग और जन्म स्थान। इस आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया? यानी आपकी अगर नौकरी लगती है तो सबको समान अवसर दिया जाएगा। अवसर की समता के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 16 में यह बताया गया है कि सबको अवसर की समता प्रदान की जाएगी। यह आर्टिकल नंबर 16 में बताया गया है, लोक नियोजन में सबको अवसर की समता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? अस्पृश्यता को हम छुआछूत भी कहते हैं। कहीं पर आपको अगर छुआछूत लिखा दिख जाए तो इसका अर्थ भी यही है कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। तो अस्पृश्यता के अंत के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया? आर्टिकल नंबर 17 में यह बताया। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह भी कई बार, लगभग 7 से 8 बार जो है आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमने अब तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, 2023 तक जितने रेलवे के एग्जाम हुए हैं, अभी तो आपका 2024 में कोई एग्जाम रेलवे का नहीं हुआ, लेकिन 2023 तक जो भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आपका आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, या फिर आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, सभी जोन के सभी एग्जाम पेपर को हमने कवर किया है। तब यह टॉप 100 प्रश्न लेकर के आए हैं। इनमें से ही आपके सारे प्रश्न फंस जाएंगे, कहीं और आपको पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों को देखने की आवश्यकता नहीं है। सारे आर्टिकल के प्रश्न इसी वीडियो में से आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 17 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया? यानी कि कोई भी आप उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। उपाधियों के अंत के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया है? तो अनुच्छेद नंबर 18 में यह बताया है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा। ठीक है, आप किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं धारण कर सकते हैं। केवल सैन्य उपाधि जो होती है, जैसे मेजर हो गया, जनरल हो गया, सैन्य उपाधि आप धारण कर सकते हैं। और शैक्षिक उपाधि जो होती है, जैसे कि डॉक्टर लग जाता है, कोई पीएचडी कर लेता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो यह उपाधि आप धारण कर सकते हैं। यानी सेना और शिक्षा के अलावा कोई भी उपाधि आप धारण नहीं कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल नंबर 18 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया है? यानी कि प्रेस जो है वो उसकी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 19A हो जाएगा। हालांकि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है, लेकिन ज़्यादातर आपसे आर्टिकल 19 का 19A ही पूछा जाता है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। यह आपका आर्टिकल नंबर 19A में बताया गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया? यानी जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में आर्टिकल नंबर 20 यानी कि अनुच्छेद 20 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बताया? यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 21 में बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आप अपने शरीर के प्रति स्वतंत्र हैं, या किस आर्टिकल में बताया है? तो यह आपका अनुच्छेद नंबर 21 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देने के बारे में बताया है? तो आर्टिकल नंबर 21A जो है, 21A जो है, इसमें यह बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं इन सबको शिक्षा का अधिकार है और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A में बताया है। यह भी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर भी आपको स्टार लगा लेना है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया? यानी कि कारखानों में बालक लोग जो है वो काम नहीं करेंगे, ऐसा कौन से आर्टिकल में बताया है? आर्टिकल नंबर 24 में यह बताया गया है कि बालक लोग जो हैं, जो आपके 14 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, उन्हें हम बालक मानते हैं, तो वो जो है कारखानों में काम नहीं करेंगे, ऐसा आर्टिकल नंबर 24 में बताया गया है। हालांकि अभी आप जाएंगे तो कहीं पर भी देखते हैं कारखानों या फिर होटल में हो, छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं काम करते, लेकिन अगर आप उनसे अपनी एज पूछेंगे, भाई तुम्हारी एज क्या है, तो हमेशा 15 वर्ष ही बताएंगे, यानी 14 से प्लस ही बताएंगे। उनको ऐसा उनके मालिक के द्वारा बताया जाता है कि आपको 14 से अधिक ही बताना है अपनी एज, भले ही वो 14 से कम है। ठीक है, यह आर्टिकल नंबर 24 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यापार और बेगार मजदूरी बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया गया है? इसका अर्थ है कि मानव का दुर्व्यापार यानी मानव की जो है तस्करी नहीं की जाएगी, जबरदस्ती मजदूरी उनसे नहीं की जाएगी, उनसे जबरदस्ती श्रम नहीं कराया जाएगा। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 23 में यह कहा गया है कि किसी से आप जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं, किसी से बेगार मजदूरी यानी बिना पैसा दिए हुए मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करवा सकते हैं, और उनका दुर्व्यापार यानी कि उनका खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल नंबर 23 में बताया गया है।
अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। आप अपने धर्म का अबाध रूप से प्रचार कर सकते हैं, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसा कौन से आर्टिकल में बताया है? तो आर्टिकल नंबर 25 में यह बताया गया है, यानी आर्टिकल नंबर 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो देखिए नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। और सामने रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा होगा, अगर वो रेड कलर का ही दिख रहा है तो आपको उसको क्लिक कर देना, जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और लगातार सारी वीडियो आपके पास में आ सके। अगला प्रश्न है, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया? जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जैसे हो गया बौद्ध आपका हो गया, जैन हो गया, ठीक है, मुस्लिम हो गया, तो ये अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं इनके संरक्षण के बारे में बताया गया। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 29 में, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकारों के बारे में बताया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बड़ा बड़ा 4-5 स्टार लगा लीजिए, ये तो मतलब पूछा ही जाता रहता है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 32 है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत अभी की अभी लिखना है कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है। अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम 10 सेकंड के लिए वीडियो को रोक दे रहे हैं। तुरंत अभी की अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है। देखिए कमेंट कर दिया आपने, कमेंट कर दीजिए नीचे, अगर आपको पता हो तो बताइए कि किसने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। उम्मीद करते हैं आपने कमेंट कर दिया होगा, आपको पता होगा कि संविधान के आर्टिकल 32 को, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, किसने संविधान की आत्मा कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ये लगातार प्रश्न पूछा जाता रहता है रेलवे के द्वारा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा गया है। तो आर्टिकल 32 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया था वो अब कमेंट कर देंगे कि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया? ये भी आपका महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में आपको बताया गया है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 40, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार पूछा जाता रहता है। ग्राम पंचायत का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बताया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 50 है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बताया गया है। न्यायपालिका अपना अलग काम करेगी और जो कार्यपालिका है वो अपना अलग कार्य करेगी, ऐसा आर्टिकल नंबर 50 में बताया गया है। एक आर्टिकल आपको और ध्यान रखना है जो अभी चर्चा में रहा है, आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44, 44 नंबर का जो आर्टिकल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें एक समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया है। शुरू में यह केवल गोवा में लागू थी, लेकिन अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी एक समान सिविल संहिता को लागू किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना, यह आपका करंट अफेयर का प्रश्न हो जाएगा कि कौन से राज्य ने अभी हाल ही में आर्टिकल 44 को लागू किया है, तो वह आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिल जाएंगे। भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, यानी टोटल कितने मूल अधिकार हैं? तो सही आंसर हो जाएगा नंबर 6 ही, यानी कि कुल 6 मूल अधिकार अभी हमको प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जब संविधान बना था ना, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो सर एक जो मौलिक अधिकार है 7वां, वो कहाँ गया? तो देखिए 7वां मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निश्चित कर दिया गया, यानी कि जो आपका 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 7वें मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब इसको क्या बना दिया? तो अब इसको जो 7वां मौलिक अधिकार था उसको हटा करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसको कहाँ पर रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 का 300A में इसका वर्णन किया गया है, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा करके आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया है और यह आपका संपत्ति का अधिकार है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हैं, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? कहाँ से लेकर कहाँ तक नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपी और एसपी का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? आइए देख लेते हैं। तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक डीपी एसपी का वर्णन किया गया है, यह आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? कहाँ से लेकर के कहाँ तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक कुल जो है आपका मूल अधिकारों के बारे में आर्टिकल 12 से 35 तक बताया गया है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक मूल अधिकार है, कहाँ से लेकर कहाँ तक डीपीएसपी है। तो याद रखिए 36 से 51 डीपीएसपी है और 12 से 35 मूल अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया? मूल अधिकार अलग है, मौलिक अधिकार अलग है, मूल कर्तव्य अलग है। तो आर्टिकल 51A यानी कि अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न जो हैं वो सारे आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उनमें से भी छाट करके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आए हैं। ये देखने के लिए 100 हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट सहित लगभग 150 प्रश्नों तक आपको यहाँ पर कराया जाएगा, जिसका पार्ट नंबर 1 यहाँ पर चल रहा है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि पार्ट नंबर 2 भी आपके पास में आ सके। भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य बताए गए हैं? तो कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मूल कर्तव्य हैं भारत के संविधान में। अब ये 11वां कब जुड़ा था देखिए, तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसके द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। अभी तक क्या होता था, सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं इनको जो है पढ़ाई कराना है, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, अब ये माता पिता की भी जिम्मेदारी होगी। अभी तक माता पिता भेजते ही नहीं थे स्कूल, तो सरकार के द्वारा मतलब भारत की संविधान में यह जोड़ा गया भाई 11वां मौलिक कर्तव्य कि जितने भी बच्चे हैं उनके माता पिता या संरक्षक जो हैं वो उनको पढ़ने के लिए भेजेंगे। ये अब उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी हो गई है। तो ये आपका कौन से आर्टिकल में बताया गया है, मतलब कितने कौन सा कर्तव्य है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य है और कुल मिलाकर के आपके 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद नंबर 52 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, किस तरह से करेंगे, कौन सी पद्धति होगी, ये कौन से आर्टिकल में बताया है? तो ये अनुच्छेद नंबर 55 में बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। यह आर्टिकल नंबर 55 में बताया गया है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आगे बढ़िए। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये किस आर्टिकल में बताया है? तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 66 में बताया है। आर्टिकल नंबर 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। और उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किस आर्टिकल में किया है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, लेकिन निर्वाचन पद्धति आर्टिकल नंबर 66 यानी कि अनुच्छेद 66 में बताई गई है। आगे बढ़िए। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया? राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 72 यानी कि अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। और मृत्यु दंड को केवल और केवल राष्ट्रपति ही क्षमादान कर सकता है। आगे बढ़िए। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेलवे एग्जाम्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आर्टिकल नंबर 76 अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान दिया गया है? यानी संसद का गठन किस तरह से किया जाएगा या कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। संसद के 3 अंग होंगे, कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति जो कि अनुच्छेद 52 में है, लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, ये आपका आर्टिकल नंबर 80 में हो जाएगा। तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, अनुच्छेद 81 में बताया गया है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, अनुच्छेद 80 के अनुसार। और राष्ट्रपति जो कि अनुच्छेद 52 में है, इन तीनों से मिलकर के संसद बनती है। यानी कि संसद के कुल 3 अंग हैं। आगे बढ़िए। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन से आर्टिकल के अनुसार राज्यसभा का गठन किया जाएगा? तो अनुच्छेद 80 अभी हमने आपको बताया था, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया? लोकसभा की संरचना किस तरह की होगी, यह आपको किस आर्टिकल में बताया गया? अनुच्छेद 81 में यह बताया गया है कि लोकसभा कैसे बनेगी, कैसे निर्वाचन होगा। यानी लोकसभा के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 में देखने को मिलेगी।
आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी धन विधेयक का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? यह आपका अनुच्छेद नंबर 110 हो जाएगा। आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपका पॉइंट हो जाएगा कि धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है, तो केवल और केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में बताया गया? याद रखना, बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है संविधान में। संविधान में सीधे सीधे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। आर्टिकल नंबर 112 अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट कहते हैं, इसका वर्णन आर्टिकल 112 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण के बारे में बताया, यानी CAG का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया? ये भी आपका महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो आपका 76 वाला महान्यायवादी अति महत्वपूर्ण है और दूसरा आपका CAG जो है वो अनुच्छेद 148 में CAG के बारे में बताया गया। याद रखिएगा, ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। CAG 148 आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया? सॉलिसिटर जनरल के बारे में किस आर्टिकल में बताया है? आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। यह भी आपको याद रखना, ये अधिकारियों वाले डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कौन से आर्टिकल में कौन से अधिकारी के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया, यानी कि जो आपका हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय, उच्चतम हमने बताया आपको 124 में, उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए 214 124 का उल्टा कर दीजिए 214। ठीक है, तो ये आपका 214 के अनुसार उच्च न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल 214 में बताया गया है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 40 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 40, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड तेज करते हैं क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है? यानी कौन से आर्टिकल के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अपनी रिट जारी कर सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के अनुसार और उच्च न्यायालय 226 के अनुसार अपनी रिट जारी कर सकता है। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 41 नंबर का प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया, यानी दिल्ली को स्पेशल स्टेट का दर्जा कौन से आर्टिकल के अनुसार दिया गया है? यह आपका 239 AA यानी 239 का याद रखिएगा 239 A, और उसका भी जो पार्ट A है उसमें जो है दिल्ली के बारे में बताया गया। दिल्ली को जो है स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया, स्पेशल उपबंध दिए गए हैं। ये आर्टिकल 239 AA के बारे में दिए गए हैं। अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी पता है आपको, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनको भी हाल ही में अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो दिल्ली से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, जो भी आपके संविधान के प्रश्न हैं, जो भी करंट अफेयर के प्रश्न हैं, यह आपको याद रखना है। संविधान के प्रश्न भी वही पूछे जाते हैं जो थोड़ी बहुत चर्चा में रहते हैं, जिनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ हुआ रहता है, वही आपसे संविधान के प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 280, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 280 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आपका UPSC हो गया, JPSC हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपका आर्टिकल 312 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया? लोक सेवा आयोग जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, लोक सेवा आयोग, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया है? तो आर्टिकल 315 में जो है इसका वर्णन किया गया है। लोक सेवा आयोग के बारे में आर्टिकल 315 में बताया गया है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 340। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान के बारे में बताएं? कौन से आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया है? अनुच्छेद 360 है, जिसे हम वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और यह आर्टिकल का प्रयोग अभी तक कभी भी नहीं किया है, भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, 3 तरह के आपातकाल होते हैं, आपको पता है, राष्ट्रपति शासन भी होता है, लेकिन केवल और केवल जो वित्तीय आपातकाल है वो अब तक भारत में कभी भी नहीं लगा है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है।
आगे बढ़िए। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया, यानी कि जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 368 अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने के बारे में बताया गया है। तो 368 के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया है। 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया। 3 तरह के आपातकाल होते हैं, हमने आपको बताया। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल आपका 360 के अनुसार लगाया जाता है। तीनों आपातकाल आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। चलिए देख लेते हैं कब किसको कैसे जोड़ा गया था। तो जो आपकी अनुसूची नंबर 9 है, इसे पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, अनुसूची नंबर 9 को। अनुसूची नंबर 10 को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची नंबर 11 को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद नंबर 12 जो आपका अनुसूची नंबर 12 को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ये चारों अनुसूची के बारे में आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी हमने दे दी। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों के बारे में बताया गया है। लास्ट अनुसूची 12वीं थी, जिसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। मूल संविधान में जब आपका संविधान बना था उस समय कुल 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, यानी कुल कितने भाग दिए गए हैं भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। नॉर्मल सा प्रश्न है, लगातार आपके एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो 50 प्रश्न आपके लगभग कंप्लीट हो गए हैं। 51 कर देते हैं भाई, शुभ कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में लगभग 115 टोटल प्रश्न हैं हमारे पास में। इसके बाद में पार्ट 2 में बाकी के प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूची नंबर 8 में राजभाषाओं के बारे में प्रावधान जो है राजभाषाओं का किया गया है। और भारतीय संविधान में कुल जो है 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। कुल 22 भाषाएं जो है वो भारतीय संविधान में हैं। ठीक है, तो ये आपके 51 प्रश्न हो गए। इसके बाद में आपके लगभग मान के चलिए कि 115 कुल प्रश्न हैं हमारे पास में। 115 कुल प्रश्न हैं। तो ये आपके लगभग मानिए कि 104 प्रश्न लगभग अभी बचे हुए हैं। तो ये आप 54 प्रश्न लगभग अभी आपके बचे हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पार्ट नंबर 2 भी इसका बहुत ही जल्द आने वाला है। तो पार्ट 2 के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि पार्ट 2 आपके पास में आ सके। इसके बाद में मैथ के जो प्रश्न अभी तक आपके RPF SI एग्जाम में आए हैं, RPF कांस्टेबल में आए हैं, आपके NTPC में आए हैं, रेलवे टेक्नीशियन LP में आए हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कराई जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं सक्सेस जंक्शन लाइव। ठीक है ना, चैनल के नाम के आगे लाइव जरूर लगा देना, आपको वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हम फ्री में काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको फ्री मिल जाएंगे। SSC के जितने भी एग्जाम अभी लेटेस्ट हुए हैं उन सब की आंसर की एक साथ में आपको मिल जाएगी। आदित्य पटेल सर की फॉर्मूला बुक मिल जाएगी मैथ की। ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबके पास में इस वीडियो को शेयर भी जरूर से जरूर कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।